हे वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। केस एजुकेशन जंक्शन काफ़ी वक्त से कोई नया वीडियो अपलोड नहीं देख रहा था, तो थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा पॉज के बाद ये चैनल फिर से रिवाइव होने वाला है। तो मेरा सभी सब्सक्राइबर्स से निवेदन है कि इस चैनल में कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि अब धीरे धीरे करके वीडियो अपलोड होने ही वाला है। अच्छे से अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना बहुत ही लंबे वक्त के बाद कुछ ऐसा कंटेंट बनाया जाए जिससे कि बच्चों में जो बोर्ड एग्जामिनेशन की तरफ जो नज़रिया होता है या ओरिएंटेशन होता है वो थोड़ा सा बदल जाए। अभी सभी को पता ही होगा कि क्लास 10-12 के मैक्सिमम स्टेट्स एंड ऑफ कोर्स सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, एंड प्रिपरेशन भी आप लोग का काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। मेरे चैनल की ग्रोथ देखते हुए या वीडियो के कंटेंट पे जो व्यूज़ देखते हुए सोचा कि अब मेरा डायमेंशन इंक्रीज़ करने का वक़्त आ चुका है। तो मैं खुद एक टीचर हूँ, पहले सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि मैं खुद ही एक टीचर हूँ, एंड मैं चाहूँगी कि ये वीडियो उतने लर्नर्स तक पहुँचे जो कि अभी ऑनगोइंग सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन या कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे होंगे। आपको कई सारे वीडियो मिल जाएँगे इस चीज़ पे कि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन ऐसे करो, वैसे करो। मैं आप लोगों को सीधा टू द पॉइंट आज डिस्कस करने वाली हूँ कि आप जब पेपर देने जाओगे या जा ही रहे होंगे ऑब्वियसली, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा ताकि आपके स्कोर मैक्सिमाइज़ हो सके या आपको मैक्सिमम इनपुट वाले स्कोर मिल सके, है ना? जो भी बच्चा बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लिए अपेयर करने जा रहा होगा, ऑफ कोर्स उसके माइंड में ये इंटरप्ले तो ज़रूर हो रहा होगा कि मुझे इतना टारगेट अचीव करना है। बहुत लोगों के सपने होंगे कि हम मुझे ये कोर्स जॉइन करना है, मुझे ये कॉलेज चाहिए, मुझे इस फील्ड में जाना है। तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकली बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के मार्क्स हमारे लाइफ टाइम कैरी होते हैं। तो चाहे वो क्लास 10 का बच्चा हो जो एक नया स्ट्रीम लेना चाहे, या क्लास 12 का बच्चा हो जो ग्रेजुएशन एंड अदर डिग्री कोर्सेज में जाना चाहता है या अपना करियर किसी भी फील्ड में बनाना चाहेगा। तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, वीडियो से ऑप्शंस मिलेंगे, आपको जो अच्छा लगे आप देख सकते हैं, बट मेरा कंटेंट देखना मिस मत कीजिएगा बिकॉज़ ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। इससे आपके स्कोर ऑब्वियसली इंक्रीज़ होने वाले हैं। जो बच्चा 30s एंड 40s की लाइन में स्कोर करता आ रहा है, अगर वो छोटे-छोटे इस इन बहुत ही छोटी टिप्स को अप्लाई कर ले, तो उसका वीडियो इनपुट मेरी तरफ कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा रहेगा, प्लस उसके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के मार्क्स भी एनहांस होंगे। तो चलिए देखते हैं। टॉपिक देख सकते हो कि आप बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में कैसे स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो सिंपल सा टेक्निक है, जब आप बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के लिए बैठेंगे, जिस भी पेपर के लिए आप जा रहे हो, जो लेट्स क्रैक द सीक्रेट सेक्शन में, ऑब्वियसली पेपर से पहले रिवीजन है, ठीक है? रिवीजन एंड हार्ड वर्क, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस बोलते हैं ना। जब आप शॉर्टकट ज़्यादा लेने के चक्कर में जाओगे ना, तो शॉर्टकट के ज़्यादा तो कुछ और ही हो सकता है। इट माइट लीड टू एक्सीडेंट्स। सो सबसे पहले पेपर से पहले इंश्योर कीजिएगा कि आप मैक्सिमम रिवीजन करके जा रहे हो। कोई भी बच्चा हो, आई गारंटी कि आप जितना भी पढ़ के जाओ, आपका 100% सिलेबस कंप्लीटेड है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया, तो एग्जामिनेशन के दिन सारा कंफ्यूजन आ जाएगा। सो यू हैव टू हैव दैट की टुवर्ड्स दैट्स रिवीजन इज द ओनली की टू स्कोर वेल इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि मैं ये क्या बोल रही हूँ। अभी तो मैं आप लोगों को सीक्रेट बताने वाली थी। यही सीक्रेट है। सीक्रेट ये है कि रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन, कॉन्स्टेंट रिवीजन ऑफ द चैप्टर्स। एटलीस्ट आपको जो सेक्शंस बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं, उस सेक्शंस को तो एटलीस्ट एक बार तो रिवाइज करके जाइए, एटलीस्ट हैव अ ग्लैंस। ठीक है? तो अभी करेंटली मेरा जो जॉनर ऑफ सब्जेक्ट्स है वो ज्योग्राफी और एसएसटी है। तो एसएसटी और ज्योग्राफी स्टूडेंट्स के लिए मेरे लिए तो सिंपल सा एक टेक्निक है कि आप चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को समझ लो। ठीक है? आज का ज़माना ये रोट मेमोराइजेशन से बहुत ऊपर उठ चुका है। हम एनईपी 2020 को इम्प्लीमेंट करने चले हैं। ऑलमोस्ट वी हैव इम्प्लीमेंटेड इन, यू कैन सी दैट आवर करिकुलम इज चेंजिंग। ठीक है? तो आप ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को पकड़ो, रिवाइज करो और जाओ पेपर कॉन्फिडेंटली देने के लिए। अब आप पेपर इमेजिन करो कि आप पेपर पे बैठ चुके हो, ठीक है? दैट मीन्स पेपर पे बैठ चुके हो मतलब कि आप ऑलमोस्ट एग्जाम के हॉल के अंदर हो और आपका एसएसटी पेपर चल रहा है या ज्योग्राफी पेपर चल रहा है। ठीक है? तो आपने गोल टारगेट तो एकदम फिक्स करके रखा हुआ होगा कि मुझे आउट ऑफ 70 एटलीस्ट 60 या 50 तक तो स्कोर करना ही है। ठीक है? ऑलवेज एम हायर। मैं एक एवरेज बच्चे के लिए भी बोलती हूँ, एम हायर। ठीक है? ऑलमोस्ट आपको 70 में तो 65 टू 68 टारगेट करना चाहिए ज्योग्राफी में, और एसएसटी वाले बच्चों के लिए मेरा यही होगा सजेशन कि आप 78 टू 75 टारगेट करके चलो। ठीक है? यू इफ यू टारगेट
एटलीस्ट हायर, ठीक है? आप अगर 75 टू 80% भी टारगेट कर रहे हो, यू माइट लाइंड अप इन 70s एंड 60s। सो इफ यू आर टारगेटिंग जस्ट एट 33%, देयर आर चांसेस कि आप उससे लोअर आ सकते हैं या हायर आ सकते हैं, बिकॉज एग्जामिनेशन के दिन में अदर फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आप कितना डिस्ट्रैक्टेड हो, आपके इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसे हैं, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आपका इन्विजिलेटर कैसा है, एंड सो ऑन एंड आपका हेल्थ कंडीशन। सो आपके टारगेट्स बहुत पहले से फिक्स होना चाहिए। बी कॉन्सिस्टेंट विथ योर टारगेट्स एंड गोल। प्लीज थिंक वंस इन माइंड कि आपको बनना क्या है, करना क्या है। सिंपल सी बात, अगर ये कंसिस्टेंसी दिमाग में लेकर चले गए ना, तो आपका स्कोर कोई नहीं छीन सकता। नेक्स्ट, देखो, जैसे आपको पेपर मिलता है, ये सभी आपके टीचर्स बोलते ही होंगे आपके क्लासरूम में कि आप पेपर पढ़ा करो, 15 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है पेपर रिवाइज, सॉरी, पेपर को, आई मीन टू से क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, है ना? तो क्वेश्चन को कंसिस्टेंटली पहले तो 15 मिनट्स लो, एकदम शांत बैठो, टेक डीप ब्रेथ्स, रिलैक्स डाउन, बैठ जाओ, ठीक है? हो सके तो थोड़ा सा पानी का सिप ले लो, उसके बाद क्वेश्चंस को पकड़ो। ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर में ज्योग्राफी के सेक्शन में आप देखोगे बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। आज तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के प्रोपोर्शन ज़्यादा बढ़ गए, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स एंड मैप सेक्शन होगा। एसएसटी का भी सेम होता है। तो करेंटली मैं बच्चों को एसएसटी भी पढ़ा रही हूँ, तो एमसीक्यूज तो हाथ से छोड़ना नहीं, ठीक है? एमसीक्यूज वाले आंसर फटाफट देख लेना, वहाँ पे एकदम मार्क करके रख लेना, या एकदम थोड़ा पिन पॉइंट लगा के रखना कि ये आंसर्स मुझे आते हैं, मुझे इसको पहले प्रेजेंट करना है। आप क्वेश्चन पेपर आपने पढ़ लिया, जब आपका लिखने का टाइम आएगा, अब आएगा मेन की रोल इज योर पेपर प्रेजेंटेशन। मैं बच्चों को बार बार बोलती हूँ, जब पेपर प्रेजेंट करने जाओ, सिर्फ लिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसीलिए कहते हैं ना हमारे टीचर्स के, हैंड राइटिंग पे ध्यान दो, हैंड राइटिंग पे ध्यान दो। हैंड राइटिंग पे इसीलिए ध्यान दिया जाता है बच्चों, कि हैंड राइटिंग भी बहुत आपको आगे लेके जा सकता है। सो जैसे आप पेपर प्रेजेंट करने जाओ, प्रेजेंटेशन इज द की, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल रोल। हाउ is please attempt section wise, okay? Whatever section you want to attempt, whether you want to attempt the MCQs first or the short answers or the long answers, make sure you write the section number first. आप चाहे शॉर्ट आंसर से अटेम्प्ट कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर लिखना मत भूलना। आफ्टर एवरी क्वेश्चन नंबर, इट इज अ टेंडेंसी, देखो एग्जामिनर या इन्विजिलेटर के आंखों में वही आंसर रिफ्लेक्ट होगी जो आपने हाईलाइट करके रखा हुआ है। सिंपल सा बात है, ठीक है? तो सेक्शन नंबर को अच्छे से हाईलाइट करके रखो, पेंसिल स्केल इसीलिए लेकर जाना है एग्जामिनेशन के दिन में, उसको अच्छे से हाईलाइट करो। आफ्टर एवरी आंसर यू मेक श्योर दैट यू ड्रॉ अ मार्जिन, दैट्स कॉल्ड एज अ प्रॉपर पेपर प्रेजेंटेशन, ठीक है? अब एमसीक्यूज, सपोज लेट्स से आपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए, एसएसटी का पेपर चल रहा है और 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आ गए हैं, ठीक है, जो कि ऑफ कोर्स आने वाले हैं। एमसीक्यूज में क्या होता है कि बच्चे ऑफन ऑप्शन नंबर लिख के छोड़ देंगे, लाइक फॉर एग्जांपल ऑप्शन नंबर ए आंसर है, ठीक है? अब सिर्फ ए लिख के छोड़ देंगे, ये क्यों करना है? आपको ये नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1, ए में क्या है? फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया कि अ, अ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म ऑफ क्रेडिट, ठीक है? टर्म ऑफ क्रेडिट आ गया, उसमें दिया है आपका कोलैटरल दिया है, या ऑप्शन नंबर बी में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। फॉर एग्जांपल आपने सी मार्क किया बोथ ए एंड बी, ठीक है? तो सी मार्क किया, लिखा सी और छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है, इतना लेजीनेस नहीं दिखाना है। मार्क्स लेना है ना, तो बोथ ए एंड बी करके मतलब आंसर के अकॉर्डिंग लिख के आना है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है वो लिख के आओ। आफ्टर एवरी एमसीक्यूज प्लीज पुट अ मार्जिन, एक-एक लाइन छोड़ के लिखा करो। ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया, फिर दूसरी लाइन में क्वेश्चन नंबर 2 आंसर लिख दिया, नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखिए, एक लाइन छोड़ो, मार्जिन ड्रॉ करो, देन स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलरली, अब पेपर प्रेजेंटेशन की बात कर ही रहे, इस पे ज़्यादा मैं फोकस करने वाली हूँ। शॉर्ट आंसर्स अटेम्प्ट कर रहे हो, लॉन्ग आंसर्स अटेम्प्ट कर रहे हो। शॉर्ट आंसर्स में क्या करना है? शॉर्ट आंसर्स हो, लॉन्ग आंसर्स हो, 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो, बी वेरी पर्टिकुलर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब आपको 3 पॉइंट कैरी करके जाना है। बहुत बच्चों को आदत होता है कि पैराग्राफ में लिखते, लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैराग्राफ में लिखो और बी वेरी स्मार्ट। स्केल लो, पेंसिल लो, की पॉइंट्स हाईलाइट कर दो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ गया, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन टू डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द पीपल ऑफ फ्रांस और अंडर फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर से एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, तुम लिखोगे कि पहला तो सबसे पहले सिटीजन्स के माइंड में ला सिटी ऑन एंड ला पैट्रिक का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, ठीक है? तो सेकंड में लिखोगे हिम्स वर कंपोज्ड इन रिलेटिंग टू द लोकल सेंटिमेंट्स, जो भी आंसर है आपका, ठीक है? उस पॉइंट में पर्टिकुलर होना कि अब 3 पॉइंट्स लिख रहे हो, एक्सप्लेन करके लिख रहे हो, हाइलाइट करो, पेंसिल से हाइलाइट कर दो उन पॉइंट्स को। इसका सफिशिएंट टाइम मिलता है अगर तुम टाइम मैनेजमेंट सीख गए तो।
ठीक है? तो पेपर प्रेज़ेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। सिमिलरली 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, 5 पॉइंट्स लिख दिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पॉइंट नंबर 1 लिख के कीवर्ड फ्रेजेस में लिख के 5 मार्क्स का क्वेश्चन कीवर्ड फ्रेजेस में लिख के छोड़ देते हैं और उनको लगता है वाह! मेरा पेपर तो आज अच्छा गया है, मैम या सर मुझे बहुत एप्रिशिएट करने वाले हैं, मैं मुझे तो मिल रहा है 70 या 60। ऐसी गलतफ़हमी में नहीं रहना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन ना जनरल इंस्ट्रक्शंस इसीलिए पढ़ लेना चाहिए। जनरल इंस्ट्रक्शंस में दिए गए होते हैं, वर्ड लिमिट में भी लिखना है। अगर आप फ्रेजेस में लिख रहे हो, फ्रेजेस को एक्सप्लेन करना सीखो। 5 पॉइंट्स लिख रहे हो, पहले तो उसको सब हेडिंग्स में डिवाइड करके उस सब हेडिंग्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना सीखो। फॉलो द वर्ड लिमिट। So paper presentation that's why plays a very key vital role in making your score go from 0 to 100. That's very important. So I hope कि मेरे इतने सारे लंबे से लेक्चर में तुम्हें समझ में आया होगा कि पेपर प्रेजेंटेशन क्यों इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। हैंडराइटिंग तो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करे, ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ कि हैंडराइटिंग कंसिस्टेंटली एक एग्जामिनेशन 3 आवर्स के एग्जामिनेशन में मेंटेन करना आसान बात नहीं है। ठीक है, मुझे पता है वो फ्लो छूट जाएगा एंड ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, बाद में जाके हैंड राइटिंग ही हो जाता है। बट सिंस हो सके तो 2-3 पेज कम से कम स्टार्टिंग वाले कुछ पेजेस तो अच्छे लिख सकते हैं हम। है ना? और प्लस क्लीनर हैंडराइटिंग के लिए भी एक्स्ट्रा इन्विजिलेटर्स कभी-कभी मार्क्स दे देते, ठीक है? तो इट्स ऑल अबाउट मेकिंग योर आंसर डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सन हू इज़ सिटिंग टू यू द नेक्स्ट टेबल, चाहे वो तुम्हारा दोस्त ही क्यों ना हो, क्लासमेट ही क्यों ना हो, है ना? चाहे वो दोस्त हो, कोई भी हो, आपको कंसिस्टेंटली अपने पेपर पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये कंसिस्टेंटली अपने से ये टारगेट करना कि मेरा आंसर कैसे दूसरे पेपर से डिस्टिंक्ट हो। देखो, रोज अगर तुम्हें दाल चावल मिले खाने में, तो ऑब्वियसली एक दिन तुम तंग आ जाओगे ना, वही सेम चीज सेम डिश खा रहे हो। सिमिलरली जब सेम टाइप के आंसर्स एक इन्विजिलेटर या एज अ टीचर मैं करेक्ट करती हूँ ना, मैं बोर्ड की बात तो नहीं करूंगी, एक होता है ना मोनोटोनस करेक्शन हो जाता है या मोनोटोनस आंसर हो जाते हैं, तब आपकी इंडिविजुअलिटी दूसरे की इंडिविजुअलिटी से हम डिस्टिंक्ट नहीं कर पाते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बस ग्रामेटिकली उस आंसर की इंट्रोडक्शन को चेंज कर दो, कंक्लूजन को चेंज कर दो, वे आप अपने आंसर्स को प्रेजेंट कर रहे हो, पढ़ के तो आंसर वो सब एक ही आते हैं, चाहे वो राइज ऑफ नेशनलिज्म हो या राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया हो या आपका फेडरलिज्म चैप्टर हो या ज्योग्राफी का वाटर रिसोर्स हो या कोई भी चैप्टर हो, पढ़ के सब कंटेंट तो वही सेम आए, वही एनसीईआरटी के बुक पढ़ के आते हो, लेकिन इस तरह से आप प्रेजेंट करते हो, वो इम्पोर्टेंट होता है अगर हाई टिप ऑन मार्क्स आपको अचीव करने हैं तो। एंड एसएसटी में पॉसिबल है कि 80 में 80 भी हिट करते हैं बच्चे लोग, ज्योग्राफी में 70 आता है एंड जब टोटल किया जाए तो 100 भी आ सकता है, 99 भी स्कोर कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट कि बहुत केयरलेस नहीं होना है पेपर में, परफेक्टली करना है। अगर कोई मान लो कि कोई कोई क्वेश्चन तुम्हें आ ही नहीं रहा है, ठीक है, अब क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, कुछ कीवर्ड मिलेगा ज़रूर तुम्हें। वो कीवर्ड पे कंप्लीटली तुम्हें उस पता ही नहीं आंसर। उस कीवर्ड को उठाओ, उसको एक्सप्लेन कर डालो। चलो ये तो मान सकते हैं कि हम एसएसटी ज्योग्राफी पेपर या बाकी कोई भी पेपर में कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि कुछ भी लिख दो, ठीक है? कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल है, तो ऐसा नहीं कुछ भी लिख के आओ। हाँ, मैं मानती हूँ कि बाकी फ़ील्ड्स ऑफ सब्जेक्ट्स में फ़ॉर्मूला को तो हम घिस-पिट के कुछ भी अपना नहीं बना सकते, राइट? पढ़ने वाले सेक्शन में पढ़ना ही पड़ेगा, याद करने वाली चीज़ में याद करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, पेपर प्रेज़ेंटेशन पे ध्यान ज़रूर रखना है। फाइनल बूस्टर जो एसएसटी और ज्योग्राफी स्टूडेंट्स के लिए है, वो है मैथ वर्क, जो कि हम बहुत कमज़ोर हैं मैथ वर्क में। मैथ वर्क इज़ अ की बस्टर। 5 मार्क्स एसएसटी में अपने हाथों में है और 10 मार्क्स तो ऑलमोस्ट आई गेस कि ज्योग्राफी के अपने हाथों में ही है। अब वो हाथों से कैसे करना है, वो है अगेन कंसिस्टेंसी। इसके लिए आप क्विकली एक दिन पहले मैप को देख के चले जाना, एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेना, अपने दोस्तों के साथ रास्ते में, बस में, गाड़ी में जैसे जा रहे हो, डिस्कस करते जाओ, लोकेशन देखते जाओ, एटलस लेके बस कर डालो। एंड अगर आप लोग चाहोगे कि एसएसटी का एग्ज़ाम ऑलमोस्ट आने भी वाला है, 25th को एसएसटी का सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन है। इफ़ यू वांट कि हम एक वन शॉट रिवीजन मैप वर्क का करें तो लेट मी नो, अदरवाइज मैं बना दूंगी एसएसटी वाला एक रिवीजन, वन शॉट रिवीजन हो जाएगा और ज्योग्राफी का भी वन शॉट रिवीजन मैप वर्क में ज़रूर बना दूंगी। ठीक है, तो उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। एंड मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है ज्योग्राफी वाले, जाके चेक कर सकते हो अगर आपका एग्जाम ओवर नहीं हुआ है। एसएसटी के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, हम ज़रूर आएंगे मैप वर्क वन शॉट रिवीजन के लिए। सो आई होप कि ये सारे टिप्स आपको थोड़ा हेल्प करेंगे। या फाइनली जब आपका 3 घंटे का पेपर खत्म हो जाए, रश में मत रहना, पेपर खत्म हो गया, बैठ गए, अब हम तो घर जाना है, नहीं, काम रहो। एक बार पेपर फ्लिप कर लो कि मैंने कहाँ कौन सा सेक्शन छोड़ा हुआ है, बस
घुमा लो पेपर को, देखो कहीं छूटा है देख लो, कहीं पे अंडरलाइनिंग करना हो, प्रेजेंटेशन करना हो, अच्छे से डेकोरेशन पार्ट करना हो, कर लेना एंड देन ओनली सबमिट योर पेपर्स। आई होप सो ये छोटे 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 माइनर ट्रिक्स एंड टिप्स आपको काम आएंगे, बट इम्पॉर्टेंट इसमें से जो हीरो निकल के आ रहा है वो आपका how well you can present your answers. Now, if you want a video on how to present your answer, I will be free to help you. People, please let me know in the comment section. Yes, now please enhance my growth and the growth of your channel and my channel. You please subscribe to K's Edu Junction, and if you want to learn something new, do get please get engaged to my channel. मतलब सिंपल सी बात है, सब्सक्राइब कीजिए, फ्लो में रहिए, हम बनाते रहेंगे नए नए कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।